हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11। हम लोग लेके आए आपके लिए इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश इलेक्टिव का मॉडल सेट, जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो आप यहाँ से समझ पाएंगे। तो इंग्लिश इलेक्टिव जिसका कोड ENG है, ठीक है, इंग्लिश कोड ENA होता है, ये आपका ENG है। तो ENG के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और कैसा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे अटेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो कम्प्रीहेंशन मिलेगा। कम्प्रीहेंशन मतलब गद्यांश, और उस गद्यांश को पढ़कर समझकर आप उसका आंसर्स करते हैं। तो पहला गद्यांश यहाँ पे है आपके सामने, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 1 to 6 का आंसर करना। ये गद्यांश को पढ़ के आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है गद्यांश, प्रेसिपिटेशन in India is irregular over the course of a year with a well-defined rainy season over most of the country starting in about June and ending in September। तो प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश। तो बारिश के बारे में कहा गया है कि भारत में बहुत ही इरेगुलर है, मतलब एक तरह से नहीं होता है। और यहाँ पे एक वेल डिफाइंड रेनी सीजन है जो कि जून से लेकर के सितंबर तक लगभग चलता है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज़ 118 सेंटीमीटर। तो ये पढ़ते वक्त आप क्या कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखता है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना है, 118 सेंटीमीटर का होता है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल डेटा फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनइवन। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बताता है कि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो हाईली अनइवन है, इरेगुलर है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड द विंडवर्ड side of the western Ghats experience an average of 400 centimeter of annual rainfall। तो फिर से जो भी खास आपको दिख रहा है कि वेस्टर्न घाट्स के आसपास कितना, तो लगभग 400 सेंटीमीटर के आसपास एनुअल रेनफॉल होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। एरियाज लाइक असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड हिली ट्रैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर होस्ट टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और ये सारे एरिया जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। द हाइएस्ट रेनफॉल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड एट मौसोनिम विलेज एट मेघालय। तो कुछ भी हाईएस्ट है, लोएस्ट है, स्मॉलेस्ट है, वो एग्जाम में पूछता है अक्सर, तो ये याद रखेंगे। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होता है, मौसोनिम विलेज मेघालय में। आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया रीजन्स एक्सपीरियंस 200 to 300 सेंटीमीटर रेनफॉल। दीज रीजन्स आर ऑल्सो होम टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टेट्स सच एज वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उड़ीसा एंड बिहार आर इंक्लूडेड इन दिस जोन। Most of the areas in the sub-Himalayan belt also fall under this area। तो इस तरह से आपको एक कॉम्प्रिहेंशन मिला, आपने उसको पढ़ा, समझा, जो इम्पोर्टेंट था टिक किया। अब उसके आंसर्स में आते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आंसर्स को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है द पीरियड ऑफ रेनी सीजन इन इंडिया इज़। कब से कब तक रेनी सीजन इंडिया में रहता है। तो आंसर आप देखें यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा जून टू सितंबर, जो कि स्टार्टिंग लाइन में ही है, नंबर डी। स्टेट्स एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल अबव 200 to 300 सेंटीमीटर आर। तो किस स्टेट में 200 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ऊपर लाइंस आपने अगर पढ़ा है तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज विच एरिया रिसीव्स मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। तो पैसेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होता है, तो इसको अंडरलाइन किया था हम लोगों ने, नंबर सी, मेघालय। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं और धीरे धीरे आंसर करते जाते हैं। बीच बीच में आपको और कॉम्प्रिहेंशन दोबारा पढ़ना पड़े, तीसरी बार पढ़ना पड़े, तो आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में टाइम लगता नहीं है, बाकी क्वेश्चंस आराम से आंसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में आते हैं। द एवरेज रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव्स एनुअली इज। तो एवरेज रेनफॉल जो भारत में होता है वो कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 118 सेंटीमीटर का लगभग भारत में बारिश होता है। द वर्ड प्रेसिपिटेशन मीन्स, तो ये मैंने शुरू में ही आपको बताया, इसका मतलब होता है रेनफॉल, बारिश। क्वेश्चन नंबर 6 में जा रहे हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल हेडिंग फॉर द गिवन पैसेज। तो जब भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट टाइटल हेडिंग पूछा जाए, आप ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ के बारे में ये है गद्यांश, वही उसका हेडिंग बनता है। तो ये किस चीज़ के बारे में, आपने पूरा पढ़ा तो आप समझ चुके हैं कि पूरी बारिश के बारे में है। तो बारिश से रिलेटेड जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा वही राइट हो जाएगा। तो नंबर सी में हम देख सकते हैं प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, भारत में होने वाली बारिश। तो 6 का आंसर हो गया सी। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे फिर से एक कॉम्प्रिहेंशन है, इस बार ये एक पोयम है।
ठीक है। तो पोएम को आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर आपने क्लास 10th में इंग्लिश की बुक पढ़ी है 9 में, तो आपको ये पोएम वहाँ पे मिल जाएगा 9 के बुक में। I will arise and go now and go to Innsfree, and a small cabin built there, a clay and wattles made. 9 beans rose will I have there, a high of the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There midnight all glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway, on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो यहाँ पे पोएट ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो शहर से दूर, शोर शराबे से दूर, गांव की ओर बढ़े। इंस्फ्री में जो गांव है वहाँ पे वो शांति से मधुमक्खियों के बीच, चिड़िया के बीच रह सके, शोर की कोताहल से बिल्कुल दूर। अब ये पढ़ के समझ के आपको आंसर्स करना है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने हैं, आंसर्स मैं बताता जा रहा हूँ, आप अगर मुझसे पहले आंसर करें तो और भी बेहतर होगा। वेयर डज द पोएट लॉन्ग टू गो? लॉन्ग का मतलब क्या होता है? इच्छा रखना, वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग लाइन में आंसर है नंबर ए, इंस्फ्री। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस विल द पोएट बिल्ड? पोएट किस तरह का हाउस बनाना चाहते हैं? तो लाइन्स में आप देखिएगा, थर्ड फोर्थ लाइन में वहाँ पे लगभग आपको मिल जाता है क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स मतलब यहाँ पे लकड़ी को इशारा है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्ले एंड वुड, नंबर बी। What does the poet hope to get there? तो पोएट इंस्फ्री जाके क्या प्राप्त करना चाहते हैं? क्या दोस्त, धन, शोहरत? नहीं, वो शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर सी। 9 का आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Who else will live with the poet there? वहाँ पे पोएट के साथ और कौन होगा? उनके पापा, उनकी माँ, उनका दोस्त, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा डी, वो किसी के साथ, मम्मी पापा दोस्त किसी को नहीं चाहते आसपास हो, वो चाहते हैं अकेले शांति से रहे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द प्लेस द पोएट वांट्स टू गो? तो पोएट जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, इट इज़ द प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी। आगे बढ़ते हैं। अ रिपोर्ट मस्ट बी, अब राइटिंग सेक्शन में हम लोग हैं और पूछा गया है कि रिपोर्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट वहाँ पे लिखना चाहिए, आपको जजमेंटल, पर्सनल या क्रिटिकल नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? इनमें से रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है? तो सैल्यूएशन जो है आपका, डियर, रेस्पेक्टेड, ये आपका रिपोर्ट में नहीं आता, सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती, एड्रेस तो लेटर में होगा। तो राइट आंसर है हेडिंग एंड टाइटल, नंबर डी। 13 का राइट आंसर डी। 14 में आते हैं। कंक्लूजन इन एसे राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, किसी कंक्लूजन में एसे राइटिंग में क्या इनमें से नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में जब आप देखेंगे तो राइट आंसर है ए, ऑर्डर आप नहीं दे सकते हैं किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। What indicates the arrival of the bird peacock? किस चीज़ से पता चलता है कि पिकक बर्ड आ चुकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द विंड चेंजेस डायरेक्शन, हवा अपना दिशा बदलती है। द स्टीडी हम ऑफ बीज स्टॉप, और बीज का जो हमिंग साउंड है वो रुक जाता है। तो 15 का राइट आंसर है सी। 16 में आते हैं। द पिकक गैदर हिज टेल टू, जो पिकक है वो अपना पंख समेटता है। क्यों समेटता अपना पंख? तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, राइट आंसर है टर्न अवे, पलटने के लिए, मुड़ने के लिए। 17 में आते हैं हम लोग। द पोएट इन द पोएम पिकक डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द बर्ड विच सिम्बॉलिकली रेफर्स टू, तो ये किस चीज़ को रेफर करता है, किस चीज़ को सांकेतिक तौर पे चिड़िया के माध्यम से दर्शाया गया है? तो नंबर बी, इंडिया को दर्शाया गया। याद रखेंगे, मोर जो है वहाँ पे भारत के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे गिवन लाइन है, Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it altercation finds or bends with remover to remove. तो यहाँ पे प्रेम के बारे में कवि ने बताया, विलियम शेक्सपियर ने, कि प्रेम क्या होता है। तो लाइंस पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जहाँ पे क्वेश्चन है कि पोएट यहाँ पे कौन है, तो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पोएट विलियम शेक्सपियर है, नंबर बी राइट आंसर हो गया। अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स, तो सोनेट ये वर्ड आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए कि सोनेट किस तरह का कविता है। तो सोनेट में खास बात ये होती है, खास करके शेक्सपियरियन सोनेट में, कि इसमें लाइंस जो है वो फिक्स है। कितना फिक्स है? तो 14 लाइंस का होगा। इसका राइम स्कीम भी फिक्स होता है, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ एन एवर फिक्स्ड मार्क इज दैट ऑफ अ,
किस इमेज के बारे में यहाँ पे पोएट याद कर रहे हैं? तो मेमोरी, याद, अपने याद के बारे में बता रहे हैं। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स रिटन बाय वोलसोयिनका? तो वोलसोयिनका ने इसमें से कौन सा पोएम लिखा है? क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग हैं। राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर है टेलीफोन कन्वर्सेशन, नंबर डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर नंबर डी। 22 में देखते हैं विच सिटी इज मैंशन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन? किस शहर का जिक्र है इस कविता में? तो आंसर है नंबर बी, लंदन। लंदन का जिक्र है इसमें। 23 में देखते हैं द कन्वर्सेशन इन टेलीफोन कन्वर्सेशन इज ऑन? किस चीज़ के माध्यम से ये वार्तालाप, ये कन्वर्सेशन हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन ऑफ रेंट। ठीक है, रेंट कम करने के बारे में बातचीत वहाँ पे हो रही है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लैमेंट इज? तो इस कविता के, इस स्टोरी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? द लेमेंट। तो 24 का आंसर हो जाएगा एंटोन चेकोवोव। ठीक है, एंटोन चेकोवोव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर में, इयोना सिटिंग ऑन हिज बॉक्स लुक लाइक अ? इयोना कैसा दिख रहा है बॉक्स पे बैठ के? तो राइट आंसर है फैंटम। फैंटम मतलब क्या होता है? भूत। ठीक है, तो इयोना कैसा दिख रहा है? भूत के जैसा। 26 में आते हैं, विथ हुम डिड इयोना शेयर हिज फीलिंग्स? इयोना अपना फीलिंग किसके साथ शेयर करते हैं? राइट आंसर है डी, हॉर्स। वो हॉर्स के साथ अपना फीलिंग शेयर करते हैं। क्वेश्चन 27 में, अकॉर्डिंग टू मुल्क राज आनंद व्हाट मार्क्स द बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस क्लासेस ऑफ पीपल? तो अलग अलग लोग जो हैं वो किस तरह से अलग दिखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्टैचियोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चार्ली चैपलिन्स मुस्टैचियो, मुस्टैचियो मतलब क्या होता है? मूंछ, इज वॉर्न बाय? चार्ली चैपलिन की तरह मूंछ कौन लोग रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, तो नंबर बी में आपका ये ऑप्शन है, लोअर मिडिल क्लास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर जब हम लोग बढ़ रहे हैं। खान आजम खान क्लेम्स डिसेंट फ्रॉम? तो खान आजम खान किस देश से थे? तो अफगानिस्तान। नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा आ गया टाइपिंग, अफगान से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है द स्टोरी द रॉकिंग हॉर्स विनर स्टार्ट विथ? किस चीज़ के साथ शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉल, नंबर ए। द ब्यूटीफुल वुमन हैड डैश सन एंड डैश डॉटर्स? तो उस ब्यूटीफुल वुमन के कितने बेटे और बेटियां थीं? तो 31 का राइट आंसर है ए, 1 और 2, मतलब एक बेटा और 2 बेटियां थीं। क्वेश्चन नंबर 32 में आता है, विच हॉर्स वॉन द डर्बी रेस? किस घोड़े ने डर्बी रेस जीता था? राइट आंसर ए है मालाबार। ठीक है, 33 में आते हैं, ओरिजिनली द कॉस्ट ऑफ द वॉच वाज? असल में जो घड़ी का दाम था वो कितना था? तो घड़ी का दाम जो असल में था वो था $200। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। फिर से 32 का भी ए और 33 का भी है। 34 में आता है, द वॉच मेड डैश साउंड? घड़ी किस तरह का आवाज करता था? राइट आंसर है विजिंग, 34 का बी। हाउ मैनी वॉच मेकर्स डिड द ऑथर मार्क ट्वेन विजिट? कितने सारे वॉच मेकर के पास, घड़ी बनाने वाले के पास गए थे मार्क ट्वेन? तो राइट आंसर है डी, 10। क्वेश्चन 36 में है अब हम लोग, द ऑथर बर्ट्रांड रसल वांट्स टू गेट रिवर्थ विथ स्पेशल स्किल एंड? तो ये दोबारा जन्म लेना चाहते हैं ऑथर बर्ट्रांड रसल, किस चीज़ के साथ? स्किल मतलब कौशल, कौशल और किस चीज़ के साथ वो जन्म लेना चाहते हैं? तो नंबर सी, वेल्थ, पैसे के साथ, संपत्ति के साथ। व्हाट वाज द सेकंड पैशन ऑफ द ऑथर इन माई 3 पैशंस? मेरे 3 पैशंस में जो है ऑथर का पैशन क्या था? नंबर 2 पे। तो 37 का राइट आंसर है ए, नॉलेज। 38 में आते हैं, हाउ हैव द ट्राइबल वर्सेस बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? तो ट्राइबल वर्सेस मतलब क्या होता है? जनजातीय कविताएं। ट्राइबल वर्सेस मतलब जनजातीय कविताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे ट्रांसफ़र होता जाता था? तो राइट आंसर है 38 का ए, ओरली। जैसे हमें पता है वेद मंत्र वगैरह जो है मौखिक रूप से एक आदमी दूसरे को सिखाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी राइट आंसर होगा ओरली। वेयर इज़ मुंडा ट्राइब फाउंड? तो आप झारखंड के हैं तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि मुंडा ट्राइब कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में। और अगला और आखिरी क्वेश्चन, हु वाज बिरसा मुंडा?
तो भगवान बिरसा मुंडा इनमें से कौन थे? ये तो कोई भी बच्चा क्लास 4-5 का बता देगा और आप भी जानते हैं, राइट आंसर ए, फ्रीडम फाइटर। तो इस तरह से आपको 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया इंग्लिश इलेक्टिव के लिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, पढ़ें, लिख के नोट्स बना लें। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। बहुत ही जल्दी हम लोग पार्ट 2 भी ला रहे हैं, जहां पे 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा जो आपके एग्जाम में आपको ज़रूर दिखेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, सी यू वेरी सुन।